इस चैप्टर के शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं सोफा में बैठे हुए। तभी वहाँ अचानक से ललित आ जाती है और वे कहती है, मेलिन, क्या आप मेरे लिए बहुत देरी से वेट कर रहे थे? मेलिन कहती है, मेरे लिए समय ही पैसा है, तो क्या अब हम वक्त बिना बर्बाद किए मैं तुम्हारा नापी ले लूं? ललित कहती है, अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं मेलिन को जो कि अपने सूटकेस से इंची टेप वगैरह निकाल रही होती है। ललित ये सब पीछे खड़ी होकर बहुत ही क्यूरियस से देख रही थी। मेलिन टेप निकालकर उसके बाजुओं को नापने लगती है। तभी ललित कहती है, आपके एक्सप्रेशन को देखकर मुझे ऐसा लगता है आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। मेलिन कहती है, आप जैसे अमीरों को हमारे जैसे गरीब के मूड के बारे में क्यों जानने में इतना उत्सुकता है? ललित मेलिन से पूछती है, क्या ये पॉसिबल है? मुझसे कोई गलती हो गई हो जिसके कारण आपका मूड खराब हो गया हो? मेलिन कहती है, ये तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए था जब मैं यहाँ आई थी। ये सब वहाँ खड़े मेड देखती है और वे मेलिन से कहती है, क्या आप थोड़ा रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं लेडी ललित को? ये प्रिंस थर्ड के होने वाले वाइफ हैं। ललित ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे उस मेड से कहती है, बस बहुत हो गया, अब तुम चुप रहो। मेलिन कहती है, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा जिससे मैं इस घमंडी अमीर लड़की को इज्जत दूं। ललित ये सब सुनकर भी वे मुस्कुराते हुए मेलिन से कहती है, शायद आप कुछ गलत समझ लिए हैं, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मेलिन ललित से कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ी? ललित कहती है, मुझे मालूम है आप इस पूरे किंगडम में कितने फेमस टेलर हैं। मिस मेलिन, इस राज्य में जितने भी अमीर लोग हैं वे सब आप ही के बनाए हुए कपड़े डालते हैं ताकि उनके सुंदरता में और भी सुंदरता निखर जाए, तो फिर मैं आपके सामने इतना नकचढ़ी कैसे बन सकती हूँ? मेलिन गुस्से से कहती है, ऐसा क्या? मैंने जब मना कर दिया था तुम्हारे वेडिंग ड्रेस सिलने से, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारा ऑर्डर आ रखा था, किंतु तुम्हारे सर्वेंट ने आकर मुझे बहुत ही भला बुरा सबके सामने बोलने लगे। जब मैं उन्हें वहाँ से भगा दी तो फिर रॉयल गार्ड्स भी आ गए थे मुझे और भी ज्यादा सबके सामने जलील करने के लिए। क्या तुम अब भी सोच रही हो कि मैं तुम्हें समझने में कोई गलती कर दी? ललित ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वे कहती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। आपके साथ क्या हुआ, क्या आप बता सकती हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेलिन कहती है, जो भी डैमेज होना था वे सब हो चुका है, चाहे वे आपको मालूम हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेलिन अपने सामान को पैक कर रही होती है और वे पैक करते करते कहती है, अब हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म करते हैं। इतना कहकर वे अपने सामान को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। ललित मेलिन के पीछे पीछे दौगी दौगी जाती है और उससे कहती है, मेलिन रुकिए, मुझे आपसे बात करना है। जैसे ही मेलिन गेट के पास पहुँचती है वहाँ से कर्ल अंदर आने लगता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। कर्ल मेलिन को सॉरी बोलते हैं क्योंकि मेलिन पहले से ही गुस्से में थी। वे उसे नजरअंदाज करती है और कहती है, ठीक है अब मुझे रास्ता दो। इतना कहकर वे उस गेट को खोलने लगती है। तभी वो एक आवाज सुनती है, कर्ल। इस आवाज को सुनकर मेलिन वहीं रुक जाती है और हम देखते हैं ललित को जो कि कर्ल के पास आकर उससे बात करने लगती है और कहती है, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या अब आप पैलेस को छोड़कर फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं? कर्ल कहता है, मैं यहाँ अपने फ्यूचर इन-लॉज को बधाई देने के लिए आया हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं मेलिन को जो कि उसी गेट के पास खड़ा होकर ये सब सुन रही होती है और वे अपने मन में सोचती है, क्या मैं सही सुनी? ये लड़की
उस लड़के को कर्ल कह रही है, तो क्या ये सच में प्रिंस थर्ड है? ललित कर्ल से कहती है, पैलेस को छोड़कर इतनी दूर सिर्फ क्या मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हैं? कर्ल ललित से माफी मांगते हुए कहता है, क्या मेरा यहाँ अचानक आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ललित कहती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और वे अपने मेड से कहती है, क्या आप जाकर मेरे पेरेंट्स को बुला सकते हैं? मेड कहती है, यस माई लेडी, और वे वहाँ से चली जाती है। इतने में हम देखते हैं मेलन को, जो कि वापस अंदर आती है। इसे देखकर ललित थोड़ा हैरान हो जाती है और वे कहती है, मेलन क्या आपको अभी भी कुछ कहना है? मेलन ललित के बात नजरअंदाज करती है और वे बिना अपने पलक झपकाए हुए कर्ल को देखने लगती है। ललित उससे बार बार पूछती है, मेलन आपको क्या हुआ? लेकिन मेलन कोई रिप्लाई नहीं देती है और वे केवल कर्ल को ही देखने लगती है। मेलन का ऐसा बिहेवियर देखकर कर्ल को बहुत ही अनकंफर्टेबल होने लगता है और वे मेलन से पूछ लेता है, आप मुझे क्यों इस तरह घूर रही हैं? क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मेलन तभी अचानक शौक से उभरती है और वे कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। और फिर वो ललित को देखकर कहती है, क्योंकि मेरा मेजरमेंट गलत ना हो जाए तो फिर प्लीज आप अपना फिटनेस का ध्यान रखें। ललित ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई। मेलन वहाँ से बहुत ही ज्यादा घबराई हुई एकदम तेजी से बाहर निकलने लगती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं मैथ्यू और मेला को, जो कि वहाँ आ जाते हैं। वे लोग कर्ल को देखकर कहते हैं, यूर हाइनेस आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, किंतु अगर आप यहाँ अचानक आ जाएंगे तो फिर इस मैंसन के अराउंड बेमतलब का अफवाहें उड़ने लगेंगे, जो कि आगे जाकर हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फिर अगर आपको मुझसे कोई भी बात करना हो तो प्लीज आप मुझे समन कर लीजिएगा, मैं आपके पैलेस आ जाऊंगा। कर्ल ये सुनकर कहता है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, किंतु अभी तो हम लोग एक फैमिली हो चुके हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा हम एक दूसरे के साथ ओकेशनली मीट करते रहें? मेला कहती है, आपसे ऐसा शब्द सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। तभी मैथ्यू कहता है, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो फिर आज रात का डिनर हमारे तरफ से आप प्लीज हमारे साथ डिनर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कर्ल कहता है, ठीक है मैं आपके साथ जरूर डिनर में ज्वाइन हो जाऊंगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेलन को, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई अपने घर के अंदर जाती है और वे अपने कपबोर्ड में रखे हुए एक छोटा सा डब्बा निकालती है और कहती है, फाइनली मैं इसे ढूंढ ली। उस डब्बे को वो खोल कर देखती है। हम देखते हैं उस फोटो में मेलन को और उसके साथ कोई दूसरी औरत को। उस दूसरी औरत को देखकर मेलन कहती है, आज मैं तुम्हारे बच्चे से मिलकर आई हूँ। यहाँ हमें पता चलता है वो दूसरी औरत कर्ल के माँ होती है। उस फोटो को देखकर मेलन बहुत ही ज्यादा भावुक होकर रोने लगती है और वे कहती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही कद काठी लेकर तुम्हारे बच्चे ने जन्मा है। और उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरा है, लेकिन अभी वो बड़ा हो गया है और कुछ ही दिनों में एक सुंदर सी लड़की से उसका शादी होने वाला है। आगे वो फोटो को मेलन अपने सीने से लगाती है और कहती है, हमें अब किसी चीज का परवाह नहीं है, और कहती है, जो हमने प्रॉमिस किया था उसे मैं निभा कर रहूंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।